हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। आज की इस वीडियो में आपको मेंटेनेंस से संबंधित एक मामला बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ये समझ लीजिए, जब भी आप वैवाहिक विवाद में पड़ते हैं ना, उस समय पे आपका एक एक स्टेप मायने रखता है। कल मेरे पास एक कॉल आता है जिसमें वो बंदा कहता है कि साहब मुझे साथ में रहना ही नहीं, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चला, उसके सारे प्रूफ भी मेरे पास हैं और मैंने अपनी तरफ से सेक्शन 9 फाइल किया हुआ है। अब इसका लॉजिक समझिए। मैं मानता हूं कि एज ए लेमैन आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता, बट जो स्टेप आप ले रहे हो उसके बारे में तो हम कम से कम पढ़ते हैं, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक कार खरीदनी है, तो क्या मैं जाके ऐसे ही 20 लाख रुपए की कार खरीद लूंगा? पहले मैं जानूंगा ना उसमें क्या फीचर है, उसके क्या मेरिट है, उसके क्या डिमेरिट है, लोगों के रिव्यूज़ देखूंगा, यूट्यूब पे जाऊंगा, वीडियोज़ देखूंगा, देन मैं डिसाइड करूंगा। भाई मैंने एक कार खरीदी है अभी अक्टूबर में, तो जब मैंने वो कार खरीदी उससे पहले मैंने लगभग 6 से 7 महीने रिसर्च किया है, तब मैंने एक कार खरीदी। और आप लोग की तो पूरे जीवन का सवाल होता है, आप लोग रिसर्च नहीं करते क्या? अगर आपको कोई कह रहा है सेक्शन 9 फाइल करो, आपको मेंटेनेंस में फायदा मिलेगा, तो क्या आप सर्च नहीं करते कि सेक्शन 9 किस काम के लिए होता है? क्या वास्तव में ऐसा है कि अगर सेक्शन 9 फाइल करो तो मेंटेनेंस नहीं लगता है? क्या जजमेंट्स इस प्रकार के आप लोग नहीं पढ़ते? या फिर और तो छोड़ो, सेक्शन 9 की जो पिटीशन फाइल करते हो उसमें लास्ट की प्रेयर नहीं पढ़ते? क्या लिखा हुआ है कि मैं अपनी पत्नी को बुलाना चाहता हूं, मेरी पत्नी को आदेशित किया जाए कि वो मेरे घर पे आके रहे। तो जब हमने उनसे पूछा कि आप रखना चाहते हैं, बोले नहीं वो तो रायता फैला देगी, और यहां तक कि वो तो मेरे को मारने की भी प्लानिंग बना रही है, साथ में रहना कैसे पॉसिबल है, और मेरे को मारने की जो प्लानिंग बना रही है उसके भी मेरे पास प्रूफ है। अब दोस्तों देखिए परिस्थिति क्या है और आपने स्टेप क्या ले रखा है। आप क्या चाहते हैं? मैं तो डाइवोर्स चाहता हूं। तो जब डाइवोर्स चाहते हैं तो आपने करा क्या है? वैसे भी टेक्निकली जब तक सेक्शन 9 चल रहा है आप डाइवोर्स फाइल नहीं कर सकते। ये एक छोटा सा उदाहरण है, उन सब लोगों के लिए एक सबक है, सीख है, जो इन विवादों से गुजर रहे हैं और बिना सोचे समझे स्टेप उठा दे रहे हैं। ठीक है, आपको किसी ने कहा, हर एक का अपना ओपिनियन हो सकता है, अपनी मत हो सकती है, लेकिन आपको तो सोचना है ना, क्योंकि आपके तो जीवन का सवाल है। खैर, इस प्रकार की गलतियां बिल्कुल भी ना करें, स्पेशली मेंटेनेंस के केसेज में बहुत हद तक बहुत बड़ा खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ जाता है। दोस्तों चंडीगढ़ का एक मामला मैं आपसे साझा करूंगा, और मामला साझा करने का उद्देश्य यह है कि इन केसेज को हम केवल स्ट्रेटेजी लगा के जीत सकते हैं। अब किसी से भी पूछ लो, सर बहुत समय हो रहा है मैं क्या करता, इसलिए मैंने सेक्शन 9 फाइल कर दिया। बहुत समय हो रहा है मैं क्या करता, इसलिए मैंने डाइवोर्स फाइल कर दिया। क्या मिला? कुछ नहीं। जो डाइवोर्स फाइल किया है उससे भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आज आप डाइवोर्स फाइल कर रहे हो, पता नहीं कब डिसाइड होगा, 10 साल बाद आपको डिसाइड हो या 5 साल बाद डिसाइड हो। सेक्शन 9 फाइल किया है, साथ में आप रहना नहीं चाहते, उसका भी क्या फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा। वो बात ठीक है कि आप साथ नहीं रहना चाहते, अलग रहना चाहते हो, लेकिन इसके लिए एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि कैसे आपको इससे बाहर आना है। और एक सबसे जरूरी बात, अगर आपके साथ ये विवाद स्टार्ट हो गए हैं और आप ये एक्सपेक्ट करके चलते हो कि मैं यूं बाहर आ जाऊंगा, ये आपकी गलती है। आप कोई भी परिस्थिति पकड़ लो, मिनिमम 2-3 साल लगेंगे, मिनिमम बता रहा हूं बाहर आने में। अगर आप स्मार्टली गेम खेलते हो तो 2-3 साल में बाहर आ जाओगे, लेकिन एकदम से कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर एक ट्रेडिशनल अप्रोच में पड़ गए तो 20 साल भी बाहर नहीं आ पाओगे। अब देखो ये मामला एक बताता हूं। इस मामले में जो पति था ना, वो एडवोकेट था। अब एज एन एडवोकेट मैं आपको खुद ये बात बताता हूं, आप देख लेना प्रैक्टिकली, जो वैवाहिक विवाद होते हैं वो सबसे कम एडवोकेट्स के ही आते हैं। हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर सब लोग आते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एडवोकेट हो और उनके वैवाहिक विवाद आते हैं। वो बात अलग है कि जिनके वैवाहिक विवाद चल रहे हैं वो सोचते हैं हम एलएलबी कर ले, एडवोकेट बन जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो एडवोकेट है नहीं, वो एलएलबी कर रहे हैं, सोच रहे हैं हम वकील बन जाए ताकि हम अपने केसेस को खुद फाइट कर पाए, हमें हेल्प मिल जाए। मैं उस मामलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो वास्तव में एडवोकेट हैं, पिछले कई कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके मामले रेयरेस्ट होंगे वैवाहिक विवादों के, क्योंकि उनको समझ पड़ती है कि भाई क्या चल रहा है, और वो बहुत हद तक एडजस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स उनके साथ नहीं होती, लेकिन उनको एडजस्ट करना आता है, चीजों को मैनेज करना आता है। अब है क्या कि एक मामले के अंदर चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेंटेनेंस का आदेश हो जाता है वैवाहिक विवाद में। पति को आदेश होता है कि भाई आप इतना मेंटेनेंस दो। पति पेशे से वकील है, पंजाब एंड चंडीगढ़ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है। 24,600 रुपये उसको देने थे। वो कोर्ट में आता है और 24,600 रुपये की एक पोटली टेबल पर रख देता है। इस पोटली में सिक्के होते हैं, 100 के केवल 4 नोट और बाकी सारे 10, 5, 2 और 1 रुपए के सिक्के। ये देख करके पत्नी बिफर जाती है कोर्ट रूम के अंदर कि भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि पति के पास पैसे नहीं है।
पति पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है, बहुत बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत प्रॉपर्टी है, और उसके बाद ये सिक्के देना ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और कानून का मजाक उड़ाने के बराबर है। अब पति की सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है कि ऐसा कौन सा कानून है जहां पर यह लिखा है कि भरण पोषण की राशि किसी पर्टिकुलर डिनोमिनेशन में ही देनी है, 100 के नोट में देनी है, 500 के नोट में देनी है, 2000 के नोट में देनी है, या फिर 10 रुपए के सिक्के में देनी है, क्या लिखा है ऐसा? और वैल्यू सबकी बराबर है, तो आप कैसे मना कर सकते हैं स्वीकार करने से? और मैं आपको बैंकिंग का एक रूल बताता हूं, क्योंकि मैं बैंकिंग का स्टूडेंट रहा हूं। वहां क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो भी मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाएगी उसको कोई भी व्यक्ति स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। यह अपराध है, बशर्ते कि नोट फटे हुए ना हो, सिक्के ऐसे ना हो कि उनका डिनोमिनेशन पता ना चल रहा हो, तो फिर ऐसे में मेंटेनेंस दिया जा सकता था। तो इस प्रकार के विचित्र मामले देखने में आ जाते हैं। वो वकील साहब थे भाई, इतना दिमाग लगा लिया उन्होंने, और ऐसे ही होता है। तो वकीलों के साथ कभी मैस नहीं करना चाहिए। यानी ये जो उन्होंने किया, कहीं ना कहीं ये उनकी स्ट्रेटेजी का ही एक पार्ट था। और दोस्तों, सही स्ट्रेटेजी के साथ ही आप इन केसेज को जीत सकते हो। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि मेंटेनेंस केस हुआ तो जाकर के आप वहां सिक्के लेके चले जाएं, ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। आपको समझाने का मकसद था, एक उदाहरण देने का मकसद था कि आपके दिमाग में एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब हो सकता है कि उनकी कोर्ट में कुछ ना हुआ, वो वकील हो, लेकिन आप जब सिक्के ले जाएं तो कोर्ट आप पे भड़क जाए, पॉसिबल है ना? ठीक है, तो इसको एज इट इज मत लेना, इसको एक उदाहरण की तरह लेना कि आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा। अगर आपको इससे बाहर आना है, आप क्या करें, उसकी एक रणनीति बनानी पड़ेगी, और उस रणनीति में आपको चलना पड़ेगा और फिरकी बनानी पड़ेगी, तब जाकर के आप इस चीज से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि ये एक दलदल है, सीधे बाहर आने की कोशिश करोगे या फिर बहुत ज्यादा हाथ पैर चलाओगे, दोनों ही परिस्थितियों में आप दलदल में डूब जाओगे और नीचे जाते जाओगे, बाहर नहीं आ पाओगे। सही स्ट्रेटेजी, सही रणनीति बहुत ही जरूरी होती है। एक बात आपको और बताऊंगा पर्सनल एक्सपीरियंस से, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना कि आपका काम हो गया और आपने किसी एडवोकेट के साथ मैस कर दिया, ये बहुत भारी पड़ता है। देखो, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से बताता हूँ। कई बार होता है कि भाई गुड फेथ है, या किसी को हम जानते हैं, किसी का काम आया हमारे पास, मान लो हमने उसको एक अमाउंट कोट किया कि भाई इतना हम आपसे अमाउंट लेंगे और इसमें आपका ये काम कर देंगे। अब हमने गुड फेथ में उसको ऑर्डर की कॉपी भेज दी कि भाई आर्ग्यूमेंट होगा, ये ऑर्डर आ गया, अब आपके जो बैलेंस बचे हुए अमाउंट 30-40 हज़ार रुपये वॉट एवर जो भी है वो आप हमें करवा देना। अब सामने वाले को लगता है यार मेरा जजमेंट तो आ गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट से आ गया, अब मैं पैसे क्यों दूं? पहले वो गोली देना चालू करता है, सर आज ऐसा है, ये नहीं हो रहा है, कल कर देता हूं, आज मेरे फोन में मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं कहीं बाहर आ रखा हूं, करते करते गोली देता है। फिर लास्ट में हम उसे लिखते हैं चलो ठीक है। दोस्तों, ये कभी भी आपको नहीं करना है, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना डंके की चोट पे, कि जो एडवोकेट है जिसने आपका काम किया है वो अपना 1 रुपया भी आपको छोड़ेगा नहीं। वो पैसा निकालेगा और फिर जब वो पैसा निकलेगा तो आपको बहुत दुख होगा, बहुत दर्द होगा, क्योंकि उस पैसे से कई गुना ज्यादा आपको देना पड़ जाएगा। एज एन एडवोकेट मैं आपको ये बात बताता हूं कि हमने कभी भी किसी से 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं लिया और अपना 1 रुपये भी किसी पे छोड़ा नहीं। एक बहुत ज्यादा तो नहीं, बट कुछ केस ऐसे रहे हैं जहां लोगों ने मैस करने की कोशिश करी। आपने सुना होगा ना, कहते हैं हलक में हाथ डाल के निकालना, वही चरितार्थ करिए फिर वहां पे। तो जितने भी नए लोग हैं उन सबको ही मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर आपका काम किसी ने कर दिया है तो उसके बाद कभी भी उसकी पेमेंट मत रोको, या फिर जो आपका उससे डिसाइड हुआ है, जैसे भी डिसाइड हुआ है उन टर्म्स के अंदर उसका पेमेंट कभी मत रोको। अदरवाइज होगा क्या, बिना पेमेंट के आदमी का एक तो इंटरेस्ट खत्म होगा आपके काम को करने में, सेकेंडली अगर उसने गुड फेथ में पहले से काम कर दिया और फिर आपने पैसा रोका है तो वो किस तरह से निकलेगा वो आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसा नहीं कि वो छोड़ देगा कि ईश्वर देखेगा, वो खुद निकालेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको काफी सारे पॉइंट्स बताए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बेस पे, वो आपको सारे समझ में आए होंगे और आप आगे से इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।